नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्विक स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। आज हम भारत की संसद के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से मुख्य रूप से लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकसभा देखेंगे कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा में कितनी होती है, इनके सदस्यों का कार्यकाल कैसे कितना होता है, इनका चुनाव कैसे होता है, इन सब के बारे में एक एक चीज का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। संसद भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो जब भी कभी संसद के स्रोत पूछे तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। संसद का स्रोत कहाँ है? ब्रिटेन हो जाएगा। अब देखते हैं संसद के अंग। तो संसद के तीन अंग होते हैं। पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तो संसद के तीन अंग याद रखेंगे। राज्यसभा, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। दूसरा है लोकसभा, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। और तीसरा है राष्ट्रपति, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। जब कोई बिल राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर जाती है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, तब वो क्या बनता है? कानून बनता है। तो कानून बनने की जो प्रक्रिया होता है, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति को हो जाती है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। आइए एक एक करके देखते हैं। लोकसभा लोकसभा के एक अन्य नाम है निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन। तो लोकसभा को और किन किन नामों से जाना जाता है? निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन। अब इनके सदस्यों की संख्या देखें तो लोकसभा की जो संरचना होती है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो अधिकतम संख्या कितनी होती है और वर्तमान में कितनी संख्या। तो अधिकतम कितनी हो सकती है और वर्तमान में कितनी है। अधिकतम की बात करें तो लोकसभा में कुल पहले 552 सदस्य होते थे, जिनमें से 550 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते थे, जबकि दो एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। 550 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, जबकि दो एंग्लो इंडियन सदस्य जिनका मनोनीत या नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति करता था। किंतु 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो दो एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति करते थे उसे अब समाप्त कर दिया है। इसलिए वर्तमान में तो अधिकतम 550 सदस्य हो सकती है। वर्तमान में अधिकतम कितने? 550 सदस्य हो सकती है, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, जबकि 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। तो पहले 2019 से पहले 552 होती थी कुल सदस्य, जबकि वर्तमान में देखें तो 550 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। वो देखते हैं वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है। तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें से वर्तमान में संख्या देखें तो 543 सदस्य हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से चुने गए हैं, जबकि 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए हैं। तो वर्तमान में कितना? 543, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से, जबकि 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश में। कितने अधिकतम हो सकते हैं? तो वर्तमान में 550 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, जिनमें से 550 में से 530 सदस्य राज्य से, जबकि 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से। आगे देखते हैं लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। लोकसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, सार्वभौमिक वयस मताधिकार द्वारा। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष हो या उससे अधिक हो, उसके द्वारा लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो चुनाव के माध्यम से होता है, सीधे जनता के द्वारा। दूसरा याद आगे देखते हैं योग्यता। तो लोकसभा सदस्यों की योग्यता क्या होगी? पहला तो भारत का नागरिक हो। दूसरी 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका। तो लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष। तीसरा है लाभ, कोई भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई भी सरकारी सेवा पर नहीं हो, किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा पर ना हो। तीसरा मानसिक रूप से स्वस्थ हो, अर्थात पागल या दिवालिया ना हो। तो एक कुछ योग्यता हो जाएंगी। अब थोड़ा सा एज के बारे में लेके बता दूं। जो न्यूनतम आयु जो है को उसको तीन याद रखना है। हम तीन याद रखते हैं। एक 25 वर्ष याद रखते हैं, 30 वर्ष याद रखते हैं और 35 वर्ष याद रखते हैं। जो 25 वर्ष होता है, 25 वर्ष जो होता है, लोकसभा सदस्यों का न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होगी कितनी होगी? 30 वर्ष होगी। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। और जो राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु होगी, राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु होता है 25 वर्ष, 35 वर्ष, सॉरी। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। आगे देखते हैं कार्यकाल। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने? 5 वर्ष के लिए होता है, किंतु राष्ट्रपति पहले भी इसका विघटन कर सकती है। अब कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। अभी वर्तमान में देखें तो वर्तमान की जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुई है, उसका कार्यकाल कब तक होगा? 2024 से लेकर 2029 तक होगा। तो 2024 से लेकर 29 तक 5 साल का तो कार्यकाल होगा, किंतु राष्ट्रपति इसको पहले भी विघटन कर सकती है। और मतलब 2029 से पहले 25 हो, 26 हो, 27 हो, कभी भी राष्ट्रपति इसका क्या करते हैं? विघटन कर सकती है और फिर से चुनाव करा सकते हैं। और दूसरा याद रखेंगे, लोकसभा सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। याद रखेंगे, सदस्यों का भी कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। लोकसभा का तो कार्यकाल 5 वर्ष का होगा ही होगा, साथ ही सदस्यों का भी कार्यकाल कितने होगा? 5 वर्ष का होगा। आगे देखते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। तो लोकसभा में दो पदाधिकारी होते हैं। एक क्या होते हैं? अध्यक्ष। दूसरा क्या होता है? उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो चुनाव होता है लोकसभा सदस्यों के द्वारा सदस्यों में से ही किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए अभी वर्तमान में 543 सदस्य हैं
वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं। तो इन 543 सदस्यों में से एक का चुनाव अध्यक्ष के लिए होगा, दूसरा का चुनाव उपाध्यक्ष के लिए होगा। एक का चुनाव अध्यक्ष के लिए, दूसरा का चुनाव उपाध्यक्ष के लिए। अब कौन करेंगे? 543 सदस्य ही मिलकर करेंगे। 543 सदस्य ही आपस में से मिलकर का चुनाव अध्यक्ष के लिए करेंगे, दूसरा का चुनाव उपाध्यक्ष के लिए करेंगे। तो इतना याद रखेंगे। दूसरा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है धन विधेयक की घोषणा करते हैं। तो धन विधेयक के मामले में देखें तो लोकसभा को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। लोकसभा और राज्यसभा में हम कंपेयर करें तो लोकसभा को धन विधेयक के मामले में पूर्ण शक्ति प्राप्त है। कैसे? पहला जो है, धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसकी घोषणा कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के भीतर पास नहीं करती है तो राज्यसभा से अपने आप पास मान लिया जाता है। तो इसलिए याद रखेंगे, धन विधेयक की घोषणा कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। तीसरा याद रखेंगे, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अब संयुक्त बैठक क्या होता है? संयुक्त बैठक जब किसी बिल पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में मतभेद उत्पन्न होता है, मतलब कोई बिल है जिस पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में मतभेद उत्पन्न हो, तो मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। अब संयुक्त बैठक बुलाता कौन है पूछेगा तो राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक बुलाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। जबकि उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। याद रखेंगे, संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठे हों, तो उसकी जो अध्यक्षता करेगा कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। तीसरा को निर्णायक मत। निर्णायक मत क्या होता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ऐसे नॉर्मल किसी भी बिल पर अपना मतदान नहीं देता है। जब मत बराबर की स्थिति में हो तो अपना मतदान देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी बिल पर क्या हो रहा, चुनाव हो रहा हो और 520 सदस्यों ने चुनाव में भाग लिया हो। बिल पर चुनाव हो रहा है, 520 सदस्यों ने चुनाव में भाग लिया है और इनमें से 260 सदस्य ने बिल के पक्ष में वोट डाले हैं, जबकि 260 सदस्य ने बिल के विपक्ष में डाले हैं। मतलब दोनों के जो मत का स्थिति है, पक्ष और विपक्ष का, दोनों का मत की स्थिति क्या है? बराबर है। तब ऐसे स्थिति में क्या करेगा? अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा। यदि मान लीजिए अध्यक्ष अगर पक्ष के रूप में अपना वोट डालता है तो क्या होगा? बिल पास हो जाएगा। यदि अध्यक्ष अपना वोट जो है विपक्ष की तरफ डालता है तो वो क्या, बिल क्या हो जाएगा? निरस्त होगा। इसलिए बोलते हैं कि जो अध्यक्ष होता है निर्णायक मत देता है। आगे देखते हैं त्याग पत्र। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्याग पत्र, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। तो हमेशा याद रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देखेगा। अब आगे देखते हैं लोकसभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लोकसभा के कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो पहला तो मैंने याद रखेंगे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अधिकांश एग्जाम में पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? हमेशा याद रखेंगे, लोकसभा के प्रति। दूसरा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के ही सरकार बनती है। मतलब दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो जिन दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उसी को उन्हीं की क्या बनती है? सरकार बनती है। जबकि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन हो जाता है, इसलिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का ही सरकार बनती है। जैसे वर्तमान में देखें तो वर्तमान में कुल कितने सदस्यों की संख्या है लोकसभा में? 543। 543 में से जिन दलों को 272 या 273 सीट प्राप्त होती है उसी की क्या बनती है? लोकसभा में सरकार बनती है। धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, पहले ही बताया कि धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। फिर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव ऐसे समझिए कि सरकार की जांच करती है, मतलब सरकार को बहुमत प्राप्त है कि नहीं इसकी जांच करना ही अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। मान लीजिए लोकसभा में बहुमत के लिए कितनी आंकड़ा चाहिए? 272। अब विपक्ष को ऐसा लगता है जो सरकार वो अल्पमत में है, मतलब उसको जो बहुमत चाहिए 272 की जो बहुमत चाहिए उस आंकड़े से वो कम क्या आंकड़ा है। जैसे अभी वर्तमान की स्थिति में देखें तो वर्तमान में बीजेपी का गठबंधन के साथ सरकार है। यदि मान लीजिए किसी गठबंधन का सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो किस में आ जाएगा? अल्पमत में आएगा। तब ऐसे कंडीशन में क्या करेगा? जो विपक्ष है, अभी विपक्ष में जो कांग्रेस बैठी है वो क्या लाएगी? अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अविश्वास प्रस्ताव यही होता है कि सरकार को जांचने के लिए कि उसको बहुमत प्राप्त है कि नहीं इसकी जांच करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। राज्यसभा, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है, इसके अन्य नाम है उच्च सदन, स्थायी सदन या बड़ों की सभा। तो राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है? उच्च सदन, स्थायी सदन या बड़ों की सभा। इसकी संरचना देखते हैं। तो राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या है वो 250 होती है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, जिसमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जा सकते हैं, जबकि 12 सदस्य जिनका मनोनीत राष्ट्रपति करता है। अब 12 किन व्यक्तियों को मनोनीत राष्ट्रपति करेगा? तो ऐसे व्यक्ति जो कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा आदि के विषय में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हो, तो ऐसे व्यक्तियों का मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति। ऐसे 12 व्यक्तियों की मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वर्तमान संख्या देखें तो वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए हैं, जबकि 12 सदस्य जिनका मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया गया है।
अब 233 सदस्य हैं, 233 सदस्य में से 229 सदस्य राज्यों से चुने गए हैं, जबकि 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए हैं। तो याद रखेंगे, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250, जिसमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जा सकते हैं, जबकि 12 का मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में देखें तो कितनी है इसकी संख्या? वर्तमान 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए हैं, जबकि 12 सदस्यों की मनोनीत राष्ट्रपति ने की है। अभी निर्वाचन देखते हैं। तो निर्वाचन को भी दो तरह से देखेंगे, एक तो मनोनीत। तो राष्ट्रपति किन व्यक्तियों को मनोनीत करेंगे? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि के विषय में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। 12 तो हो गए जिनका मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जब बाकी जो है 238, इनका चुनाव कैसे होता है? 238 सदस्य है जो कि अधिकतम संख्या है, इसका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 90, जबकि राज्यसभा सीट कितनी है? 5। तो ये 90 सदस्य मिलकर ही ये 90 सदस्य मिलकर 5 राज्यसभा सदस्यों के चुनाव करेंगे। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। आगे देखते हैं योग्यता। तो पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, 30 वर्ष की वो आयु पूर्ण कर चुके हो, मतलब उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए। उसके पास अन्य अहर्ता होनी चाहिए जो कि संसद द्वारा मांगी गई है, तो संसद द्वारा जो निर्धारित अहर्ता है उनको वो पूर्ण करता हो। अब इनकी अवधि देखते हैं। तो राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली स्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। अब जब लोकसभा हम देख रहे हैं तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी इसका विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन राज्यसभा जो है एक निरंतर चलने वाली सभा है, इसका विघटन राष्ट्रपति या कोई भी नहीं कर सकता है। अब सदस्यों का कार्यकाल देखते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, जिनमें से एक तिहाई सदस्य हर दूसरे साल एक तिहाई सदस्यों की कार्यकाल समाप्त होती है। तो इनके जो सदस्य हैं उनको दो दो के गैप में बांटते हैं, 2 साल, 2 साल और 2 साल। हर दूसरे साल एक तिहाई सदस्यों के क्या होंगे? कार्यकाल समाप्त होगा। फिर एक तिहाई सदस्यों का क्या होगा? चुनाव होगा। फिर दूसरे साल में एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होगा, इसी समय इसका भी चुनाव हो जाएगा। फिर दूसरे साल एक तिहाई सदस्यों का क्या होगा? कार्यकाल समाप्त होगा, ताकि एक बार पूरे कब पद खाली ना हो, इसलिए एक तिहाई सदस्यों की कार्यकाल समाप्त होती रहती है। अब राज्यसभा की पदाधिकारी देखते हैं। राज्यसभा में पदाधिकारी दो होते हैं, एक होते हैं सभापति, दूसरा कौन होता है? उपसभापति। एक सभापति, दूसरा कौन होगा? उपसभापति। जो सभापति होता है भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब क्या है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा? सभापति होगा। अब वो भारत का उपराष्ट्रपति तो क्या होगा? राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। तो हमेशा याद रखेंगे, जो राज्यसभा का जो सभापति होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जबकि जब लोकसभा देखते हैं तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है सदस्यों में से ही चुना जाता है, सदस्यों के द्वारा। इसमें सदस्यों में से नहीं, कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति क्या होगा? सभापति होगा। अब देखते हैं उपसभापति। जो उपसभापति होगा राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाएगा। तो 245 सदस्य अभी वर्तमान में देखें तो कितने सदस्य हैं? 245। इन 245 सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव होगा।